So hello everyone, welcome to the channel NEET Co Pete. So here we are with our crack the NEET physics in 60 days series, and this is day 4. So this is the second lecture of motion in one dimension, okay? That is equation of motion in 1D and motion under gravity. You have already covered average velocity, instantaneous velocity and average and instantaneous acceleration. One part which is related to general kinematics वो हम पहले कवर कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है. एंड दिस चैप्टर विल सम अप टुडे मोशन इन 1D. सो देखते हैं इसमें भी वी स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D. अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D की बात करें तो पहली बात, इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D में वी सी इक्वेशंस लाइक v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है. देन वी सी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर है. तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता होती है कि जब वो मेडिकल में शुरू में ही आते हैं तो दे विल अंडरस्टैंड +1 के अंदर उनको ये चीज़ टीच की जाती है. क्लियर. सो v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ व्हाट इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम, s इज़ डिस्प्लेसमेंट, and then there is what we call as, there is one equation we use for distance traveled in the nth distance, that will be u plus a by 2 into 2n minus 1, a by 2 into 2n minus 1. अब सबने ध्यान ये देना है कि ये सब इक्वेशंस कब लगेंगी. ये सारी की सारी इक्वेशंस तब लगती है बेटा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं. अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है देन वी डोंट यूज़ दिस इक्वेशंस, ठीक है. फिर हम dx बाई डी टी, डी वी बाई डी टी वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं. वी डोंट यूज़ दिस व्हाट यू कॉल एज इक्वेशन टू फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वॉट एवर, मतलब दे आर आस्किंग. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन लगेंगी, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं लगेंगी. अब इसके अंदर ये चार इक्वेशन के अंदर एक ये इक्वेशन जिसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो बेटा इट इज़ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इसके अंदर अगर हम t कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो s विल बी इक्वल टू t इंटू यू प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी, एंड वी कैन राइट s इज इक्वल टू t इंटू 2u प्लस ए टी बाई टी. हमने एलसीएम ले लिया. अब ये 2u प्लस ए टी को मैं क्या लिखता हूँ, u प्लस ए टी बाई 2. Now we all know that u plus at क्या होता है, v. First equation v is equal to u plus at. So I can write this is t is equal to u plus v by 2. क्लियर है. तो अब इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट. कि अगर मान लो कोई बताता है तुम्हें कि किसी बॉडी की वेलोसिटी है, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड velocity after time t equal to 10 seconds, 10 सेकेंड के बाद this is a time t equal to 0 and after 10 seconds the velocity is 20 meter per second and they ask you to calculate the displacement कि बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है. तो we can simply calculate कि s will be equal to v plus u by 2 into t provided it is with constant acceleration कि बॉडी is moving with constant acceleration. बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है. पहले उसकी टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड. सो s विल बी इक्वल टू 20 प्लस 10 बाई 2 इंटू टाइम टेकन दैट इज 10. सो यू गेट 150 मीटर्स. तो बॉडी ने 150 मीटर कवर किया होगा. क्लियर. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो कभी कभी ये न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से निकल जाता है, तो हमें ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना. फिर हमें ये भी पता है कि जो s होता है, s इज जनरली एवरेज वेलोसिटी इनटू t. तो अगर मैं इसको, इस चीज़ को अब इससे कंपेयर करूँ इस वाली इक्वेशन से, तो t और t तो सेम है. इसका मतलब मैं एवरेज वेलोसिटी को ये भी बोल सकता हूँ. तो v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2.
प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। प्रोवाइडेड बेटा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सो दीज आर द इक्वेशंस व्हिच वी शुड नो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 एंड s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो ये वाली बात इक्वेशन, लेकिन दे ऑल आर एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ वी कम टू मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ये वो केस है जिसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी, g, मतलब जिसके अंदर हमने बॉडी को फेंका है एंड बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्सेलरेशन इक्वल टू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके अंदर हमें मतलब बेसिकली क्या है कि इसके अंदर a जो है वो g के बराबर हो जाता है। a किसके बराबर हो जाता है, g के बराबर हो जाता है। इसके अंदर हमें दो केस देखने, ठीक है, विच आर वेरी सिंपल। तो अगर हम इनको डिस्कस करें तो जैसे मान लो अगर कोई बॉडी ऐसे और यहां पर तुमने एक बॉडी को इसको ऊपर फेंका विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, लेट अस से दिस हाइट इज 100 मीटर, तो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी, यहां पर यहां पहुंचेगी, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये टाइम t इक्वल टू 0 पता, तो ये कितने टाइम बाद यहाँ पहुँचेगा, ये क्लियर। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो तुम्हें ठीक से सीखनी है, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मोशन इन 1D में मैक्सिमम क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी से ही आते हैं, तुम देखोगे अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बेटा इसके अंदर जैसे ये बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी है, तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी u ऊपर की तरफ है और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, वो नीचे की तरफ। तो दो अलग अलग डायरेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मान लेते बेटा, नेगेटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब इस केस के अंदर u जो है दैट इज -10 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव g, और आई कैन से पॉजिटिव 10। क्लियर। अब अगर मुझे यहाँ से v निकालना है तो वी ऑल नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब s भी नीचे की तरफ है, देखो यहाँ से बॉडी नीचे की तरफ यहाँ आई, तो s भी कितना होगा, +100। s भी कितना होगा, +100। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। सो बेटा दिस इज 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा अराउंड 2100। तो v इज इक्वल टू √2100। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 1600 है उसका अंडर रूट क्या आता है, 40। 25 का अंडर रूट कितना आता है, 50। इट मीन्स इट इज समवेयर बिटवीन इट। सो ऐसा करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेशन फास्ट रहेगी। विल टेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 45। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 45। अब हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80, सो दिस इज 45, दिस इज इक्वल टू -10 प्लस 10, ठीक है, दैट इज एंड t। फिर कितने टाइम बाद नीचे पहुंचा, सो दिस विल बी 55/10, दैट इज इक्वल टू 5.5, दिस इज इक्वल टू t। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस एक काम करना है, क्योंकि एक जो u की डायरेक्शन है वो अलग है, g की डायरेक्शन अलग है, तो एक को हम नेगेटिव मान लेंगे, एक को पॉजिटिव। प्रेफरेबली g को पॉजिटिव मानो, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन आराम से निकलते हैं। निकलते तो दूसरे से भी है, लेकिन क्योंकि जब तुम दूसरा केस लोगे जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम हमेशा g को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो तुम g को पॉजिटिव मानो और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, दैट विल हेल्प यू आउट। सिमिलरली नाउ देयर इज सेकंड क्वेश्चन, ध्यान दो। मान लो ऐसे ही, अब तुमने क्या किया, इस बॉल को नीचे फेंका ऐसे विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अगेन 100 मीटर,
और यहाँ पर तुम्हें बताना है v कितना है और कितने टाइम के बाद नीचे आया। तो अब u भी सेम डायरेक्शन में और g भी सेम डायरेक्शन में, तो मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूँगा, इसलिए बोल रहा था कि पॉजिटिव ले लो, ठीक है ना। नीचे वाली डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो नाउ u इज +10, एक्सलरेशन इज इक्वल टू g दैट इज इक्वल टू +10 एंड s इज इक्वल टू +100, सब कुछ प्लस में आ गया ना। नाउ व्हाट विल बी v, हमने अभी बोला था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs, सो v² विल बी इक्वल टू 10² प्लस 2 इंटू 10 इंटू 100, तो v क्या आ जाएगा इसका अंडर रूट 21 का अंडर रूट, अगेन सेम वैल्यू दैट इज 45 विल कम, सो अप्रॉक्सीमेटली यू गेट द वैल्यू 45। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आएगी 45। नाउ वी सी टाइम, कितने टाइम में पहुँचेगा, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो बेटा v है 45, u है +10 इंटू टी, सो नाउ टाइम विल बी 3.5 सेकेंड्स। तो टाइम में डिफरेंस आ गया, वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आया। वेलोसिटी में डिफरेंस देखो नहीं आया, उसका रीज़न ये है वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पॉइंट पे देखो, जो इसके पास एनर्जी है इस पॉइंट पे, क्वेश्चन देखो यहाँ पर खत्म हो गया, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे इस बॉल के पास कितनी एनर्जी है, तो इस बॉल के पास एनर्जी होगी ½ mv² प्लस mgh, और जब ये नीचे पहुंचेगी तो सारी की सारी एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ½ mv², दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो इट विल बी ½ इंटू m इंटू -10 का स्क्वायर प्लस m इंटू g इंटू h 100 इज इक्वल टू ½ इंटू m इंटू v²। सेम इक्वेशन इधर भी बनेगी, यहाँ पर भी इस बॉल की इस जगह पर वेलोसिटी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mu², पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ½ mv² जब बॉल नीचे पहुँच जाएगी, जो एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सारी की सारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी इन आइडियल केस। सो इट विल बी ½ m इंटू 10² प्लस mg इंटू 100 प्लस इक्वल टू ½ इंटू m इंटू v²। सो यू सी दोनों इक्वेशन सेम है, -10 का स्क्वायर भी क्या आना है 100 और 10 का स्क्वायर भी क्या आना है 100, इसलिए दोनों केस में v की वेलोसिटी क्या आती है, जो फाइनल वेलोसिटी है v वो क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है। सो ऐसे करके हम क्या करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम साइन कन्वेंशन लेते हैं कि हमने बस एक सिंपल बात याद रखनी है कि अगर बॉल को ऐसे फेंका गया है कि उसकी u ऊपर की तरफ है, तो हम इस u को माइनस मान लेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को माइनस मान लेंगे, क्योंकि g नीचे लगता है तो g को हम हमेशा क्या ले लेते हैं, +10 लेके। ऐसे साइन कन्वेंशन लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी नाउ, क्वेश्चन मूव करते हैं, वहाँ पर और क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन करते करते। सो now we move to the question part. So first is a horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. Height of the bridge above the water is, तो बेटा यहाँ पर ब्रिज और मान लो ये रिवर है, ये हाइट है h, यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका गया विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और बॉल यहाँ से यूँ ऊपर गई होगी और वापस यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड्स। तो हम सबको पता है इसके अंदर बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, तो हम ऊपर वाले को क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और नीचे वाले पार्ट को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। सो u इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू +g दैट इज इक्वल टू +10, ठीक है, एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो हम सबको पता है कि जो s है या h है, s इज इक्वल टू ut प्लस ½ at², सो दिस इज -4 इंटू 4 प्लस ½ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर है। सो नाउ दिस विल बी -16 एंड दिस विल बी प्लस 80, सो यू गेट 64 मीटर।
तो हाइट कितनी आई 64 मीटर। ओनली थिंग यू शुड नो इज हाउ टू अप्लाई साइन कन्वेंशन। बेटा बस इतनी बात याद रखनी है, बॉल को ऊपर फेंका है तो इधर u माइनस में ले लेंगे और g तो हमेशा प्लस में लेते हैं, g किस में लेते हैं प्लस। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2023। सो बेटा आंसर इज 64 मीटर। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। देखो दिस इज द फेवरेट कॉन्सेप्ट ऑफ नीट। इसमें पता नहीं नीट कितनी बार क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दो। उसने पूछा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन एथ। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब u इज इक्वल टू 0। सो एस एन एथ, एस फर्स्ट सेकंड में, दिस विल बी इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो एस एनथ का फॉर्मूला ये, हमने बोला u तो 0 है, तो फर्स्ट में कितना आएगा a बाई 2 इंटू 2 इंटू 1-1। ये हम सिंपल बोले कि जो एस एनथ है, क्योंकि u तो 0 है, इस केस में जो एस एनथ है, ध्यान दो, दैट विल बी इक्वल टू a बाई 2 इंटू 2n-1, a बाई 2 इंटू 2n-1। मतलब एस एनथ इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। तो अगर मैं लूँ S1, तो S1 में ये कितना रहेगा 2 इंटू 1-1, दैट इज इक्वल टू 1। S2 में कितना आ जाएगा, सेकंड में 2 इंटू 2-1, 3। S3 में कितना आ जाएगा 2 इंटू 3-1, 5। S4 में कितना आ जाएगा 2 इंटू 4-1, दैट इज 7 एंड सो ऑन। तो रेशो क्या है 1:3:5:7। नाउ ध्यान दो, ये जो चीज़ है दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट यू कॉल एज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ सेकंड। ऐसे अगर हम इक्वल इंटरवल ले लें कि फर्स्ट t सेकेंड्स, सेकंड t सेकेंड, थर्ड t सेकेंड, फोर्थ t सेकेंड, 5 t सेकेंड, देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम रेशो, दैट इज 1:3:5:7:9। तो भी हमारी वैल्यू क्या आती है बेटा, सेम आती है इसके अंदर। क्लियर है। सो तुमने ये बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है वो सक्सेसिव सेकंड्स पूछ ले, जैसे उसने पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड, या वो तुमसे पूछे इक्वल इंटरवल कि फर्स्ट t सेकंड्स, सेकंड t सेकंड्स, थर्ड t सेकंड्स, फोर्थ t सेकंड जैसे पूछे, या वो बोले कि डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 5 सेकंड, 5 to 10 सेकंड, ठीक है, 15 to 20 सेकंड, ठीक है, सॉरी 10 to 15 सेकंड, 15 to 20 सेकंड, सब में रेशो सेम आने वाली है 1:3:5:7। हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरी टाइम वी विल गेट द सेम आंसर, हमें सेम आंसर मिलने वाला है। क्लियर है। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो ये टावर, यहाँ से बेटा एक बॉल को नीचे फेंका गया with velocity is equal to 20 मीटर पर सेकेंड, u है 20। It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पहुँचा तो velocity कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड। You have to find the height of the tower, g is equal to 10। ये नीट 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। सो बेटा ये हाइट कितनी है, ये कितना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड s। तो हम सबको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो इट इज़ 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो क्योंकि जी नीचे की तरफ ही लग रहा है, हम उसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं, वैसे भी सारी डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इसमें साइन कन्वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही चलेगा। सो दिस विल बी 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20s। क्लियर है। सो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 20s। सो दिस 60 इंटू 100 बाई इंटू इज इक्वल 20s। ये 5 से कट गया तो ये कितना देगा 300 मीटर इज इक्वल टू एस। सो यू सी नीट इज आस्किंग सेम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। मैंने बोला कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चंस तुम जितने मर्जी फ्रेम कर लो। सो नाउ यू सी ये 2020 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2022 का था, ये क्वेश्चन जो है ये 2023 का है,
तो यू सी द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज, जैसे मैं बोला मोशन अंडर ग्रेविटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एंड कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए. देन अब स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स H1, H2 एंड H3 हाइट इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. अगेन सेम क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन H1, H2 एंड H3. तो हमें पता है H1 is to H2 is to H3, दिस इज 1:3 is to 5. तो बेटा अगर ये H1 है तो ये कितना होगा 3H1 और ये कितना होगा 5H1. सो H2 इज इक्वल टू 3H1. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है. H2 इज इक्वल टू 3H1 और H3 विल बी इक्वल टू 5H1, ठीक है. तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर H1 क्या होगा, H1 विल बी इक्वल टू H2/3 और यहाँ से अगर H1 निकालूँ तो दैट विल बी इक्वल टू H3/5. सो बेटा यू गेट दिस आंसर, दैट इज डी. तो मैं तुम्हें बोला व्हाट दे आस्क इज वेरी सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन, ठीक है. तो ये टावर है, यहाँ से अ बॉय स्टैंडिंग ही ड्रॉप्स ए स्टोन, मतलब U0 है, क्लियर. एंड अज्यूमिंग G इज इक्वल टू 10 मीटर वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. तो यहाँ पर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, कितनी है. वह तो इसको हम सिंपल भी निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. भाई ये हाइट 20 है, ये हाइट कितनी 20, यहाँ पर U0 है, तो यहाँ पर बॉडी की एनर्जी क्या होगी mgh और नीचे क्या होगी हाफ mv². तो सारी की सारी एनर्जी किस में, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में. सो वी कैन राइट mgh इज इक्वल टू हाफ mv², m और m कट जाएगा. सो 2gh अंडर रूट विल बी इक्वल टू v. So it will be 2 into 10 into height 20 under root is equal to v. तो बेटा v आया 20 मीटर पर सेकेंड. इसको मोशन इन 1D से भी कर सकते हैं. तो बेटा U0 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 दैट इज g एंड s इज इक्वल टू 20 एंड वी आर टू फाइंड v. सब कुछ एक ही डायरेक्शन में है तो हमें साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर v² विल बी इक्वल टू U² प्लस 2s, ये तो 0 है. सो इट विल बी 2 इंटू 10 इंटू S20, ये v² है. तो v कितना आएगा अंडर रूट 20 इंटू 20. सो दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. तो दोनों में से दो मेथड तुम्हें सेम ठीक लगे वो तुम पकड़ लो. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो नीट पूछती है दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. तो अगर तुम ठीक से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है, ठीक है. तो नेक्स्ट चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाई राइज प्लेटफॉर्म at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds another ball is thrown downward from same platform with the speed v. Two balls meet at t is equal to 18 seconds. What is the value of a? तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से एक बॉल को फेंका गया टाइम t इक्वल टू 0 से. हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू 18 सेकेंड पे वो यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा, क्लियर. तो उसने s डिस्टेंस कवर किया. ये s डिस्टेंस कितना होगा, दिस s विल बी इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 है, ड्रॉप किया है पहले केस में, तो पहले केस में ड्रॉप किया है तो u 0 है. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 18 इंटू 18. तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं अभी, 5 इंटू 18 इंटू 18 बोलता है. फिर दूसरी है बॉल, ठीक है, उसको तुमने यहाँ से फेंका ऐसे, ठीक है. यहाँ पर u कितना है, बोलता है u, यहाँ पर टाइम इज u u इज व्हाट, आफ्टर 6 अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड v. तो यहाँ पर u इज इक्वल टू v, u कितना है v, और यहाँ पर टाइम कितना है 6 सेकेंड. एट टाइम t इक्वल टू 18 दे आर एट द सेम पोजीशन. तो मतलब इसने भी ये s डिस्टेंस कवर किया होगा. तो s डिस्टेंस सेम है, s डिस्टेंस इज सेम, देन ओनली दे विल बी एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे होंगे. लेकिन इसको कवर करने के लिए उन्होंने टाइम कितना लिया, टाइम लिया 18 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 12. तो इस केस में s विल बी इक्वल टू ut
plus half gt square. So we can write v into 12 plus half into 10 into 12 into 12, and this will be equal to what? 5 into 18 into 18 है ना. तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. तो ऐसा करते हैं, यहाँ 6 कॉमन लेके ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया ऐसा, और ये 2 से 2 कट गया. सो ये आ गया 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 5 विल बी 270. दिस विल बी इक्वल टू 2v प्लस 120. तो ये आ गया 150 इज इक्वल टू 2v. तो बेटा v कितना आ जाएगा? 75 मीटर पर सेकेंड. तो v विल बी इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. उसने बोला एक बॉडी को t इज इक्वल टू 0 पे फेंका विद u इज इक्वल टू 0. तो वो जहाँ 18 सेकेंड में पहुँची, हमने दूसरी बॉडी को स्पीड v से फेंका, लेकिन 6 सेकेंड के बाद फेंका. 18 सेकेंड के बाद वो सेम जगह पर थी. मतलब जितना डिस्टेंस पहली बॉडी ने 18 सेकेंड में कवर किया है, दूसरी बॉडी ने 12 सेकेंड में कवर किया है. तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ v. तो v की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 75. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. Distance covered in 10 seconds is s1 and distance covered in the first 20 seconds is s2. क्लियर है? तो ध्यान दो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम सबको पता है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? फोर्स बाय मास. तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट. मतलब हम इसमें जो 1D की इक्वेशन है वो लगा सकते हैं. क्लियर? अब उसने बोला कि पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है s1. तो हम देखते हैं कि अगले जो 10 सेकंड है 10 to 20, उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3s1. हमने बोला था इक्वल इंटरवल के अंदर रेशियो क्या है? 1:3:5:7 ऐसे. तो अगर इसने पहले 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर किया है तो अगले 10 सेकंड में कितना कवर किया होगा? 3s1. तो दोनों को मिला दूं तो कितना कवर किया होगा? पहले 20 सेकंड में कितना कवर किया होगा? 4s1. सो दिस इज योर आंसर. सो s2 इज इक्वल टू 4s1. सो देखो दे आर वेरी सिंपल. नीट वही कॉन्सेप्ट बार बार पूछती है. आई कीप ऑन स्ट्रेसिंग, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. तो पहली बात है दिस इज केस ऑफ constant acceleration. तो it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second. What is the value of t? तो बेसिकली ये बोल रहा है कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, ये कांस्टेंट है, और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई. इतनी देर में इसने 135 मीटर डिस्टेंस कवर किया. तो बताओ उसको टाइम कितना लगा? बताओ उसको टाइम कितना लगा? तो बहुत सिंपल है बेटा. हमने भी बोला था s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी. लेकिन कब लगाते हैं ये इक्वेशन? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो s कितना बेटा? 135, v कितना 20, u कितना 10 divided by 2 into time. Time is what you have to find out. So this will be 135. ये आ गया 30 by 2 15 15t. So t कितना आ जाएगा? 9 seconds. So this is your answer. तो ये तुम्हारा आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं. Distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4 by 3 meter per second square in the third second. Again क्वेश्चन इज ऑफ एस एन एफ. देखो ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नीट के ही एक्चुअली. सो एस एन एफ विल बी इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1. उसने बोला ये तो 0 है, तो एस इन दी थर्ड सेकेंड विल बी इक्वल टू ए 4/3 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 3-1. क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 2 2/3 इंटू 5
So you get 10/3 meter. So this is your answer. So again very simple question, basic concept आने चाहिए बस. Next चलते हैं. Ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. मान लो बॉडी को तुमने नीचे से ऊपर फेंका. This distance is h. और उसने बोला कि इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट. जब ये बॉडी h/2 पे पहुंची तो इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड. अभी बॉडी ऊपर को ही जा रही है. बॉडी किधर को जा रही है? ऊपर को ही जा रही है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 0. हाउ हाई डज द बॉल राइज? तो ठीक है, तो अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, सोचो अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है. हम ये मान लेते हैं कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है. हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. ये वर्क पावर एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मर्जी होती है हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. तुम ग्राउंड से भी ले सकते हो. अगर मानो तुम्हें ग्राउंड से निकालना है, तुम ग्राउंड से भी निकाल सकते हो. चलो मैं ग्राउंड से निकालता हूँ. लेट अस कैलकुलेट दिस फ्रॉम ग्राउंड. तो यहाँ पर तो लेट अस नॉट टेक दिस रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करूँगा, तब तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे समझ आएगा. ठीक है, तो हम इस रेफरेंस पॉइंट वाले पार्ट को भी रब कर देते हैं. तो हमने बोला इस पॉइंट के ऊपर जब बॉडी यहाँ पर है, इस पॉइंट पे, अब ध्यान देना, ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी? mg h/2, क्योंकि ये h/2 हाइट पे. और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू ½ m × 10². हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी 0 हाईएस्ट पॉइंट. क्लियर? एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh. तो भैया ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए ना. दे शुड बी इक्वल. तो ये बराबर होने चाहिए. सो mgh + 0 will be equal to mgh/2 + ½ × m × 10². तो पहले तो यहाँ से m कट जाएगा. ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं. सो दिस विल बी gh - gh/2. दिस विल बी इक्वल टू 50. तो ये आ गया gh/2 इज इक्वल टू 50. क्लियर? तो बेटा यहाँ से ये आ गया 10/2 × h इज इक्वल टू 50. क्लियर? तो 10 × h/2 इज इक्वल टू 50. तो h कितना आ जाएगा? h विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? और वैसे एक और सिंपल मेथड से भी, जो मैं पहले बता रहा था कि रेफरेंस पॉइंट, अगर हम मान लें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है ये ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी. मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ. तो ½ mv² विल चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू mgx. m और m कट जाएगा, तो v कितना आ जाएगा? v² विल बी इक्वल टू 2gx. v कितना आ जाएगा? √2gx. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 10. ठीक है, एंड सॉरी हमें x निकालना. एक मिनट. सो v इक्वल टू 2gx. तो x क्या आ जाएगा? v²/2g. तो v² क्या है? 10 × 10 × 2 × 10. तो x कितना आ गया? 5. अगर ये 5 है तो उसने बोला ये मिड पॉइंट है, ½ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, तो नीचे वाला भी 5 होगा. तो टोटल कितना आ जाएगा? 10. तो दोनों में से जो मेथड तुम्हें ठीक लगे तुम उसको पकड़ सकते हो. ये सेकंड मेथड मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी में जाके डिस्कस करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रेफरेंस पॉइंट को सपोज कर सकते हैं. जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है. लेकिन अगर तुमने उससे नहीं करना है तो इस मेथड से भी कर सकते हो. यू विल ईजिली गेट दिस आंसर. क्लियर? एक और मेथड से भी कर सकते हैं कि बेटा यहाँ पर v 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 होनी है. यहाँ पर u कितना 10, तो यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ से ऊपर तक. तो दैट विल बी इक्वल टू v² इज इक्वल टू u² + 2s. तो u ऊपर की तरफ है तो माइनस लूँगा, v नीचे की तरफ है प्लस लूँगा. उससे भी सॉल्व कर सकता हूँ. g जो है
जी नीचे की तरफ लग रही है उसको प्लस ले लेंगे, लेकिन उससे अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, आसानी से निकलेगा। तो जैसे मैं बोलूँ कि अगर हम ऐसे सॉल्व करें उस मेथड से, तो अगर मैं तीसरे मेथड से सॉल्व करूँ इसको, तो बेटा u ऊपर की तरफ है कितना, -10 इस जगह पर, इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया है, ठीक है। तो s भी कितना होगा, -x, s भी ऊपर की तरफ है। चलो x इज व्हाट वी आर टू कैलकुलेट ना, तो s को ऐसे छोड़ दें। v 0 है, v कितना है 0, और एक्सलरेशन कितनी होगी 10, तो हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो ये तो 0 है। तो बेटा s की वैल्यू यहाँ से आ गई -5, -5 का मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने ऊपर वाले को माइनस मान रखा है। तो अगर ये 5 है तो नीचे वाला ही 5 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। तो यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड विच यू लाइक, जो भी मेथड तुम्हें इसमें से ठीक लगे तुम उसको पिकअप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड, यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड, और यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड। कि s कितना है -5, तो 2s लेना है टोटल, क्योंकि 5 ऊपर है तो 5 नीचे होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 10। So you can solve by whichever method you like. We move to the next question. Car moving at the speed of 40 km/h can be stopped by applying brakes after at least 2 meter. If same car is moving with the speed of 80 km/h, what is the minimum stopping distance? Stopping distance का concept वैसे हम NLM में डिस्कस करते हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। देखो जब बॉडी स्टॉप करेगी तो v होगा 0, v कितना होगा 0, और जो एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन क्या लगी होगी, रिटार्डेशन, तभी बॉडी रुकेगी, क्योंकि रिटार्डेशन में क्या होती है, नेगेटिव एक्सलरेशन, और ये क्या करती है, बॉडी को रोकती है। पॉजिटिव एक्सलरेशन स्पीड को बढ़ाती है, नेगेटिव एक्सलरेशन क्या करती है, स्पीड को कम करती है। क्लियर? एंड वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर अगर हम लें कि v 0 है, दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -as, क्योंकि बॉडी तभी रुकेगी जब एक्सलरेशन क्या होगी बेटा, नेगेटिव। सो दिस विल बी इक्वल टू -u स्क्वायर डिवाइड बाय -2a, दिस इज इक्वल टू s। सो s इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, दिस इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्योंकि जब भी बॉडी स्टॉप करेगी तो v की वैल्यू क्या होगी 0। इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनएलएम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। अब अगर इसका मतलब यहाँ पर s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो पहले स्पीड थी 40 km/h, अब है 80 km/h। तो भैया तुमने स्पीड को डबल कर दिया, स्पीड को डबल कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो रोकने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 गुना लगेगा। 4 गुना कितना होगा, 4 × 2 8। या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, s1/s2 will be equal to u1 square by u2 square। s1 है 2, s2 ये है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 80 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यूनिट सेम है तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, km/h यहाँ आपस में कट जाएंगे। सो दिस विल बी कम आउट टू बी s2 इज इक्वल टू 2 × 4, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो दिस विल बी 8 मीटर। लेकिन मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हमें ये पता होना चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अगर मैं यू को डबल कर दूंगा तो भैया स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो पहले 2 था, अब 4 गुना हो जाएगा, 4 × 2 दैट विल बी 8। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 strikes the ground with a velocity 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with an initial velocity of 4 meter per second. Find the velocity of second mass with which it strikes the ground. तो ध्यान दो, यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइट से, h हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया, u 0 है, तो जब ये ग्राउंड पे आई तो वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो भैया सिंपल है, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v कितना है 3 स्क्वायर, u इज 0 प्लस 2 × 10 × h। तो h कितना आया 9/20 मीटर। अब बोलता अगर यहाँ से हमने बॉडी को फेंका होता नीचे विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड,
तो बताओ यहाँ पर स्पीड कितनी आती। तो अब h तो हमें पता कितना है 9/20 मीटर। वी नो दैट v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस विल बी इक्वल टू u कितना है 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू s 9/20। तो ये कट गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बेटा v कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। सो अगेन वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट फॉल। आखिरी 2 सेकेंड में कितनी गिरी है 40 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हम मान लेते हैं बॉडी को गिरने में t टाइम लगा। गिरने में कितना टाइम लगा t टाइम। और इसने t-2 में इतना डिस्टेंस कवर किया और लास्ट के 2 सेकंड में कवर किए 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकंड्स। क्लियर। लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर। सो भैया इसने t सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हाफ gt स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड्स। बॉडी को ड्रॉप किया गया मतलब u 0 है, ठीक है ना, इसलिए s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। और t-2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा s डैश ले लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू t-2 स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 40 मीटर। कितना आना चाहिए 40 मीटर। सो हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ g इंटू t-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 40। क्लियर है। तो g की वैल्यू 10 है तो g और ये ऐसे काट देते हैं इसको और 2 को उधर ले जाते हैं। सो t स्क्वायर माइनस t-2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8। सो दिस विल बी इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab। तो माइनस 4t इज इक्वल टू 8। क्लियर। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4t इज इक्वल टू 8। ये कट जाएगा। 4t विल बी इक्वल टू 12, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बॉडी को पूरा नीचे गिरने में कितना टाइम लगा बेटा 3 सेकेंड्स। सो s विल बी इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू 3 स्क्वायर। g है 10, हाफ इंटू 10 इंटू 9। सो दिस इज इक्वल टू 45 मीटर। So this is your answer. This is your answer. Clear है बात। So very simple. We move to the next question. हाँ. So this is we are done with this part. ठीक है। So we are done with the second part of motion in 1D. So this sums up this chapter. मुझे लगता है इस चैप्टर की जो लेंथ होगी इस लेक्चर की that will be around 45 minutes. और तुम देख रहे हो वही सेम कॉन्सेप्ट दे आर बीइंग रिपीटेड इन नीट अगेन एंड अगेन। ठीक है। सो अभी हमने ये पार्ट कवर कर दिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल बी अपलोडिंग विल बी ऑफ आइदर नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ मोशन इन ए प्लेन, जिसमें प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के लिए। सो वी माइट स्टार्ट विद ए लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। या तो पहले प्लेन वाला पार्ट कवर करेंगे फिर रे ऑप्टिक्स, या फिर हम डायरेक्ट रे ऑप्टिक्स कर देंगे। दैट विल कम टू नो। तो आइदर डे 6 और डे 7 विल बी स्टार्टिंग विद द रे ऑप्टिक्स, ताकि बच्चों ने जो डिमांड की है जो बोला है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एंड कीप रीडिंग, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करिए। और लेक्चर देखने के बाद कुछ टाइम के बाद मेक इट ए पॉइंट कि नेक्स्ट डे यू आर सॉल्विंग PYQ ऑफ द टॉपिक विच यू हैव कवर्ड अर्लियर। ठीक है ना। तो जैसे तुमने मोशन इन 1D कवर कर लिया तो एक दिन गैप देके इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो री वॉच दी कॉन्सेप्ट। ठीक है। और आई एम वेरी श्योर कि अगर तुम ये मेथड यूज़ करते हो यू विल डेफिनेटली गेट स्कोर ऑफ 150 आउट ऑफ 180 और इवन मोर देन दैट। क्योंकि JEE मेंस के अंदर देखा गया पेपर सेम पैटर्न पे पूछ रहे हैं, तो नीट में भी वो पूछा, दे विल आस्क ऑन दी सेम पैटर्न, वो बदलने नहीं वाला है NTA ने ना। सो कीप रीडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।